आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, पहले इसका मीनिंग लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। हमारे पास टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 11 का टॉपिक है। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज द रिलेशनशिप between assets, capital and liabilities. अकाउंटिंग इक्वेशन एक रिलेशनशिप में इंडिकेट करती है तीन चीजों के बीच में, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज। एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज में क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। इसी इक्वेशन का नाम क्या रखा जाता है? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्योंकि एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज तीनों वर्ड आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड है, इसलिए इनके बीच के रिलेशन को निकालने के टाइम पर हम लोग वर्ड यूज करें अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है, इसका जो रिलेशन होता है वो क्या रिलेशन होता है? ये कहती है अकाउंटिंग इक्वेशन, बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती हैं वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के सम के इक्वल होती है। जितनी भी बिजनेस में एसेट्स होती हैं वो आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के इक्वल होती है। क्योंकि बिजनेस में जितनी भी एसेट्स लगाई गई हैं, या तो ओनर ने अपनी पॉकेट से लगाया होगा पैसा, जिसको कैपिटल का नाम दिया जाता है, या उसके पास पैसा नहीं था तो उसने मार्केट से उधार लेके लगाया होगा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? लायबिलिटीज के नाम से। एक बिजनेस जिसमें पैसा लगाया जा रहा है वो नॉर्मली एसेट्स क्रिएट करता है बिजनेस के लिए, लेकिन बिजनेस के ऊपर साथ के साथ कैपिटल और लायबिलिटीज की फॉर्म में कुछ अमाउंट भी आ जाती है। जितनी एसेट्स होती है उनका सम हमेशा किसके इक्वल होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल। यानी बिजनेस में जितनी भी एसेट्स लगी होंगी वो सारी की सारी एसेट्स और कैपिटल, जितनी भी एसेट्स लगी हैं वो सारी की सारी कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के इक्वल होंगी। अब हमारे पास ये जो रिलेशन है इसी को यहाँ पे डिस्कस करें। एसेट्स का मतलब बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती हैं, जस्ट लाइक बिजनेस में कैश होता है, बिजनेस के पास बैंक का बैलेंस है, बिजनेस के पास स्टॉक है, बिजनेस के पास फर्नीचर है, बिजनेस के पास मशीन है, बिजनेस के पास डेटर्स हैं, बिजनेस के पास किसी को एडवांस पैसा दिया है तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, बिजनेस को किसी से पैसा लेना है तो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। इस तरीके से एसेट्स के नाम होते हैं। तो जितनी भी एसेट्स होती हैं बिजनेस के पास, चाहे वो कैश की फॉर्म में पड़ी हो, बैंक की फॉर्म में, स्टॉक की फॉर्म में, फर्नीचर की फॉर्म में, मशीन की फॉर्म में, डेटर्स की फॉर्म में, प्रीपेड एक्सपेंस की फॉर्म में, बिल्स रिसीवेबल की फॉर्म में, इन सभी एसेट्स का जो सम होता है वो बिजनेस की कैपिटल यानी ओनर के थ्रू लगाया गया पैसा, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस, जितना पैसा बिजनेस के ओनर ने अपनी जेब से लगाया। बाकी लायबिलिटीज क्या होती है? अमाउंट बोरोड फ्रॉम आउटसाइडर्स, या आपने बिजनेस में पैसा लगाया हो तो बाहर से पैसा उधार लेके लगाया। इन तीनों का जो रिलेशन होता है इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटीज इन तीनों का रिलेशन होता है। एसेट्स में इनके नाम आ सकते हैं क्योंकि एसेट्स के नाम होते हैं। कौन कौन से बिजनेस आपके पास चीजें हैं एसेट्स या बिजनेस में, वो नाम आपके सामने लिखे हैं। कैश की फॉर्म में पैसा है, या बैंक की फॉर्म में, स्टॉक की फॉर्म में, डेटर्स की फॉर्म में, फर्नीचर की फॉर्म में, मशीन की फॉर्म में, जो भी नाम आपके साथ है। इसी तरह से कैपिटल के अंदर कोई नाम नहीं होता, लेकिन कैपिटल क्योंकि बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो ये जो पैसा लगाया जाता है ये नॉर्मली इसलिए लगाया जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट भी होते होंगे, लॉस भी होते होंगे, खर्चे भी होते होंगे, इनकम वगैरह भी होती है, तो उन सभी से कैपिटल या तो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपके पास ये जो कैपिटल होती है इसमें बढ़ना होता है अगर बिजनेस में क्या हो रहा है? एक तरीके से प्रॉफिट, किसी सामान को आप बेच रहे हो और बेचने पर आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट आप इसमें ऐड करोगे। इसके अलावा बिजनेस में कोई इनकम हो रही है, जैसे आपने कोई मकान किराए पर दे दिया, अगर आपका बिजनेस मकान किराए पर देने का नहीं है तो मकान किराए पर देकर जो रेंट मिलता है आपको, वो भी आपके पास एक तरह की इनकम बनेगी, वो इनकम भी आपकी कैपिटल को प्लस करेगी। इसके अलावा बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में और पैसा लगाया, जिसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। इससे भी कैपिटल क्या होती है? बढ़ेगी। तो तीन कारण से आपके सामने कैपिटल बढ़ने के लिखे हुए हैं। इसी तरह से कैपिटल कम भी होती है। कैपिटल कम होने का कारण होता है अगर बिजनेस में क्या होता है? लॉस होता है। लॉस होता है तो आपने जो पैसा लगाया तो उसमें से पैसा आपका लॉस का कम हो जाता है। नेक्स्ट, जो भी आपने इनकम कमाई होती है उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ खर्चे हुए होते हैं, वो एक्सपेंसेस भी क्या मिल जाते हैं? माइनस।
इसके साथ ही बिजनेस में आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, उसके अलावा आप बिजनेस से पैसे निकालते हो जिसको क्या बोलते हैं लॉस। तीन चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी कैपिटल को कम करेगी। लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, प्रोडक्ट्स होता है। एसेट्स के अपने नाम होते हैं स्पेसिफिक, तो उनके नाम यूज किए जाते हैं। कैपिटल का कोई नाम नहीं होता, इसलिए कैपिटल या तो बढ़ती है या घटती है। बढ़ेगी तो बढ़ते टाइम पे प्लस किए जाएंगे चीजें कैपिटल में, अगर घटती है तो उससे क्या करेंगे माइनस। बढ़ने की वजह से आपको बताया कि बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसमें प्रॉफिट पर कोई सामान बेच दिया, तो प्रॉफिट होने से उसकी कैपिटल एक तरह से बढ़ जाएगी। बिजनेस के मालिक ने जो पैसा लगाया उससे कुछ और इनकम होगी उसके पास, कोई मशीन बेच दी, कोई फर्नीचर बेच दिया, उससे उसको प्रॉफिट हुआ, वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। कोई मकान किराए पर दे दिया, कमीशन वगैरह ले ली, वो इनकम इसमें प्लस हो जाएगी। बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में और कैपिटल लगाई तो कैपिटल बढ़ जाएगी। बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस से पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, जैसे ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाएगी। बिजनेस में लॉस हो रहे हैं उससे भी कैपिटल कम हो जाएगी। बिजनेस के अंदर कोई खर्चा होगा तो उससे भी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैपिटल में कोई नाम नहीं होता, जैसे एसेट्स के अंदर नाम होते हैं, कैपिटल में नाम नहीं होता, सिर्फ उसे प्लस या माइनस किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्या, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है उधार। आपने बिजनेस में कहीं और से उधार लिया, जैसे आपने किसी को माल खरीदा, माल खरीदते टाइम पर आपने किसी से उधार लिया सप्लायर से, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स। आपने किसी से पैसे ले रखे हैं ब्याज पर लोन वगैरह की फॉर्म में, तो वो लिख सकते हो जैसे बैंक लोन। आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक के थ्रू एक फैसिलिटी दी जाती है कि आपके अकाउंट में पैसे अगर कम है तो बैंक उसके बदले में एक्स्ट्रा पैसे देकर आपकी पेमेंट वगैरह पे कर देगा, इसीलिए उसका नाम रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। और मतलब ज्यादा ड्राफ्ट होता निकालना, मतलब बैंक में जो बैलेंस है उससे ज्यादा आपने पैसे निकाले तो बैंक उसकी फैसिलिटी देता है। आज ना कल ये पैसे आपको क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। इसके अलावा आपको कोई खर्चा देना था लेकिन आपने नहीं दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। कोई खर्चा था जो आपको पे करना था लेकिन आपने नहीं पे करा, तो उस खर्चे को भी इसके अंदर कंसीडर किया जाता है लायबिलिटी। इसके अलावा आपने किसी को पैसे देने हैं, उसके लिए आपने बिल दे रखा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बिल स्टेटस। अगर आपने किसी से उधार लिया था और उसको लिख कर दिया कि मैं फ्यूचर में आपको इस डेट को पेमेंट करूंगा, तो पैसा भी आज कल आपको देना है, तो आपके पास क्या होगा, बिल स्टेबल भी लायबिलिटी के नाम से लिखा जाएगा। तो लायबिलिटीज में अलग अलग नाम होते हैं, इन नाम को शो किया जाता है। एसेट्स में भी उसके नाम होते हैं तो उनको शो किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो कैपिटल होती है, इस कैपिटल के अंदर नाम नहीं आते लेकिन चीजें प्लस या माइनस की जाती है, इससे कैपिटल आपकी या तो बढ़ेगी या तो होगी कम होगी। आपको ये देखना होगा कि कैपिटल किससे बढ़ रही है और किससे कम हो रही है। इसके लिए इसका एक फॉर्मेट दे रखा होता है। बेसिकली फॉर्मेट जो होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन का कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर यहां लिखे जाएंगे, ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में जो आए दिन होने वाली चीजें वो सारी की सारी लिखी जाएंगी। ऊपर वाले सेगमेंट में एसेट्स किसके इक्वल होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के, वो लिखा जाएगा। कैपिटल का कोई नाम नहीं होता तो कैपिटल ही लिखा जाएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज के नाम होते हैं तो आपको नाम लिखने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका हुआ, उस ट्रांजैक्शन को आप लिखोगे, उसका इफेक्ट एसेट्स में हो सकता है, कैश में आ रहा है तो कैश में लिखोगे, कैपिटल में आना तो कैपिटल में लिखोगे, लायबिलिटीज में आना तो लायबिलिटी में लिखोगे, वरना नहीं लिखोगे अगर नहीं आता तो। मैंने जीरो लिखा इसका मतलब वहां पे नहीं आना। दूसरा ट्रांजैक्शन करोगे, उससे भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, उसका इफेक्ट मान लेते हैं आपके बैंक में आ रहा है, तो यहाँ पे बैंक पहले कुछ नहीं था, बैंक में इफेक्ट आया, हो सकता है उसकी वजह से कैश कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, अकाउंट्स में माइनस करने के लिए ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। बाकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आ रहा तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टर्म जैसी तो इक्वेशन पूरी हो जाती है तो आप इससे क्या निकालते हो, न्यू इक्वेशन, नया बैलेंस जो आपके पास आएगा, इनको सॉल्व करने के बाद जीरो तो जीरो या जो भी अमाउंट है तो अमाउंट, जो भी ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को लिखा जाएगा पहले वाले को, उसका इफेक्ट देखा जाएगा वो एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज में से किस किस को इफेक्ट करता है, वो बढ़ा है एसेट्स को, कैपिटल को, लायबिलिटीज को, या कम करता है। जिसको बढ़ाएगा वहाँ प्लस कर देना, जिसको कम करेगा उसे माइनस कर देना, बाकी जिस जगह पे चेंज नहीं आ रहा वहाँ पे जीरो लिख दिया जाएगा। ऐसे सेकंड इक्वेशन होगी, उसका भी सेम इसी तरीके से आप ट्रीटमेंट करोगे। जहाँ पे इक्वेशन में फर्क आ रहा है, मतलब जहाँ चेंजेस आ रहे हैं वहाँ चेंज को दिखाना है, प्लस करके या माइनस करने, बाकी जो जगह रह जाएंगे उनको छोड़ दोगे। जैसी कोई इक्वेशन आपकी हो जाती है तो आप क्या निकाल दोगे, सेम इक्वेशन। फिर आपके पास कोई थर्ड ट्रांजैक्शन होगा, तो थर्ड ट्रांजैक्शन का भी इफेक्ट दिखाओगे। हो सकता है कई बार ट्रांजैक्शन किसके नाम से हो रहा है, स्टॉक, पहले कुछ नहीं था तो जीरो लिख दिया, इस बार हो रहा है घर के,
अब स्टॉक की वजह से हो सकता है कैश कम हो रहा है या कुछ भी इस तरह से, तो वहाँ पे इफेक्ट दिखा देंगे, बाकी जगह पे जहाँ नहीं हो रहा वहाँ जीरो दिखा देंगे। फिर इसी तरह से चलते रहेंगे और हमारे पास क्या निकलती रहेगी हर बार न्यू क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। मान लीजिए हमारे क्वेश्चन लास्ट में खत्म होने को है, तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू क्वेश्चन। ये हमारे पास करने का तरीका है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक तरह का आपके पास तरीका होता है जिसमें आप अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एक फॉर्मेट के हिसाब से दिखा रहे हैं, फॉर्मेट के अंदर से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें ये रिलेशन बताया जाता है कि बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होती है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के समेटेड होती है, जो कि आगे जाके हम लोग बैलेंस शीट वगैरह के अंदर भी सेम बात को डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी सेम बातों को शो किया जाता है, बट वो थोड़ा इलेबोरेट ज्यादा करती है। यहाँ पे इलेबोरेशन करने के लिए चीजें प्लस माइनस की फॉर्म में सिखा रहे हैं। आइए इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। बिजनेस में कितने तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस, ये हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन में डिस्कस करने कौन कौन से ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस को स्टार्ट करने की सबसे पहले कहानी होती है। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उस बिजनेस में सबसे पहले पैसा वगैरह लगाया जाता है, पैसा वगैरह लगाने के रिगार्डिंग इसमें ट्रांजैक्शन होते हैं। दूसरा होता है जब बिजनेस आपने स्टार्ट कर लिया तो अगला काम होता है मार्केट से गुड्स वगैरह खरीदना, तो परचेजेस ऑफ गुड्स। आप माल खरीदते हो बिजनेस के लिए क्योंकि उसी में लेन देन करना है, खरीद कर बेचना वगैरह जो भी काम करना है उसको मॉडिफाई करके किसी और चीज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप गुड्स को क्या करते हो, परचेज करते हो। फिर इन गुड्स को क्या किया जाता है, सेल ऑफ गुड्स होती है। गुड्स का आप क्या करते हो, बेचते हो। खरीदे उनमें कुछ भी चेंजेस करके यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के आप क्या कर रहे हो, उनको मार्केट में बेच रहे हो। जैसे आप शर्ट मैन्युफैक्चरर हो तो आपने शर्ट का कपड़ा लिया होगा, तो कपड़ा जब खरीदा तो उसके लिए आपने क्या यूज किया, परचेज ऑफ गुड्स। अब इसके ऊपर आपने काम कराया होगा, लेबर वगैरह लगाई होगी, तो लेबर लगाने के बाद आपने क्या करा होगा, इसको कस्टमर को बेचने के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, सेल्स ऑफ गुड्स। फोर्थ, जैसे गुड्स को बेच देते हैं इसके साथ ही बीच में क्या कन्वर्ट किया गया तो कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस। इस बिजनेस को चलाते हुए कुछ खर्चे होते हैं, उन खर्चों की बात, जैसे रेंट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इस तरह की चीजें होती है। फिफ्थ नंबर पे आपके पास क्या होता है, इनकम अदर देन बिजनेस। बिजनेस के अलावा आपकी बहुत सारी इनकम हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने मकान किराए पर दे रखा है तो मकान से आपको फायदा हो रहा है, रेंट मिल रहा है एक तरीके से, आपने किसी को ब्याज पर पैसे दे रहे उससे इंटरेस्ट मिल रही है, तो इनकम से लेकर ट्रांजैक्शन से। सिक्स्थ है हमारे पास, जैसे हमारे पास इसमें होता है तो हमारे पास बिजनेस में एसेट्स भी खरीदी जाती हैं, तो परचेजेस ऑफ एसेट्स। एसेट्स को खरीदा भी जाता होगा तो एसेट्स को खरीदने के लिए क्या करा जाएगा। सेवन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट्स, मतलब खरीदने के बाद बहुत सारी चीजें और होती हैं, एसेट्स को बेच देते हैं, बेचने के बाद आप एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हो, तो उन सभी चीजों के बाद इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स है जिसके बेस पर हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर अगर ये 7 पॉइंट्स आपको क्लियर है तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए सबसे पहली बात है, जब भी आप अकाउंट्स करोगे तो अकाउंट्स करते टाइम पर आपको रटने की कोशिश नहीं करनी, जितना लॉजिकल आप सोच सकते हो उतना आपको ज्यादा क्लियर हो। कैसे क्लियर हो, मेरी बात को ध्यान से समझिए। देखिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, इसे अपना बिजनेस मान लेते हैं, और एक बिजनेस शुरू करने वाला कोई ना कोई बिजनेस का क्या होगा, ऑनर होगा। बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट करते टाइम पे बिजनेस में कुछ लगाया होगा, जैसे बिजनेस में कैश लगाया होगा, या बिजनेस में बैंक के थ्रू पैसा लगाया होगा, या बिजनेस में स्टॉक लगाया होगा, या बिजनेस में फर्नीचर लगाया होगा,
या बिजनेस में मशीन लगाई होगी। तो एक तरीके से बिजनेस के अंदर ये सारे नाम अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे नाम कहीं ना कहीं एसेट्स हैं। ठीक है, बिजनेस का मालिक जो भी चीज बिजनेस में लगा रहा है बिजनेस के लिए क्या बन रही है, एसेट्स बन रही है। और एसेट्स बढ़ रही है तो एसेट्स आपकी बढ़ रही है, कम हो रही है। जब बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाएगा, पहले इसमें कुछ नहीं था, बिजनेस के मालिक ने लगाया तो इसमें ये सारी चीजें बढ़नी शुरू हो गई। तो एसेट्स आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज हो रही है तो इसके अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें प्लस करनी होगी एसेट्स के अकाउंट। दूसरा, ऑनर जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होते हैं, कैपिटल। तो ऑनर ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जैसे बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई गई तो कैपिटल भी बिजनेस के अंदर क्या हो रही है, एक तरह से बढ़ रही है। और बढ़ रही है तो कैपिटल को भी क्या किया जाएगा, प्लस करके दिखाएंगे। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस के अंदर जो भी चीज लगाई गई वो सारी की सारी एसेट्स हैं, एसेट्स बढ़ रही हैं, बढ़ रही है तो उनको प्लस किया जाएगा। बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाया उसे कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल भी बिजनेस के अंदर क्या हो रही है, एक तरह से बढ़ रही है। तो इसका इफेक्ट जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो दो जगह आता है, एक आपकी एसेट्स की साइड में आएगा और दूसरा आपकी कैपिटल में आएगा। एसेट्स भी बढ़ेगी जिस भी नाम से लेते हैं, और लायबिलिटीज के अंदर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि लायबिलिटीज का कोई लेना देना इसके अंदर नहीं है। ये आपके पास इफेक्ट होगा। अब इसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जाम्पल लेते हैं, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ले लो, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के 10,000। तो देखिए, बिजनेस को समझने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस का मालिक है जिसका नाम रखा राम। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसे लगाए तो बिजनेस के अंदर एक तरीके से कैश आ रहा है। कैश आ रहा तो कैश बढ़ेगा, कितने रुपए से, 10,000 से। और लगाने वाला कौन है, मालिक, ऑनर, राम। और राम के आपके पास ऑनर है, ऑनर जो पैसे लगाता है उसके लिए वर्ड यूज होता है कैपिटल। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पैसे लगाए तो उसकी कैपिटल बिजनेस के अंदर बढ़ेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में इसका इफेक्ट कैसे दिखाया जाएगा, देखिए इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के हिसाब से आपको बातें समझनी होगी। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग डालेंगे, ये सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स is equals to capital plus liabilities। कैपिटल के नीचे कैपिटल भी लिखा जाएगा, लायबिलिटीज और एसेट्स के नाम हो सकते हैं तो उनके लिए जगह छोड़ रखी है। ट्रांजैक्शन लिखा है, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश। तो बिजनेस में क्या आया, कैश। कैश एक एसेट्स है तो एसेट्स में कॉलम बन जाएगा कैश के नाम से। कितने रुपए से कैश आपका बढ़ रहा है, 10,000 से, क्योंकि बिजनेस में कैश है। बिजनेस का मालिक लगाया तो साथ में आपके पास जो कैपिटल है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बाकी उधारी में कोई चेंज नहीं है क्योंकि लायबिलिटीज को उधार वगैरह दिया। तो आपके पास अगर बिजनेस का मालिक बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा अगर वो कैश लगा है। इसके अलावा मालिक और भी पैसे लगा सकता है, उसको भी डिस्कस करते हैं एक करके। इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। सेम ही बात को ले रहा हूं लेकिन मैं ट्रांजैक्शन को चेंज करता हूं। Transaction number 2, Ram started business with cash rupees 10,000, बैंक रुपीज 50,000। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, दो चीजें लगे, कैश के थ्रू पैसा लगाया और बैंक के थ्रू। तो आपका बिजनेस था, राम ओनर था, उसने पैसा लगाया बिजनेस में, एक तो कैश लगाया तो कैश बढ़ा है,
दूसरा बैंक से पैसा लगाया तो बैंक भी बढ़ रहा है, तो दोनों प्लस होंगे। और राम बिजनेस का क्या है, ऑनर। ऑनर के लिए क्या वर्ड यूज होता है, कैपिटल। कैपिटल भी बिजनेस में क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ रही है तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे। फॉर्मेट हमारे पास पहले से बना हुआ है, इसी के अंदर चेंजेस करते हैं। सेकेंड नंबर पे राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश भी आ रहा है, बैंक दोनों ही एसेट्स हैं। कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है 10,000 तो 10,000 लिखा, बैंक में 50,000 रुपये आ रहे 50,000। टोटल मिलाकर राम ने कितने रुपए बिजनेस में लगाया, 60,000, वो उसकी कैपिटल में। बाकी लायबिलिटीज अभी भी कोई उधारी की बात नहीं हो तो लायबिलिटीज के सामने क्या लिख दिया, इसे। ये आपके पास दूसरा ट्रांजैक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। बिजनेस स्टार्ट होता तो बिजनेस का मालिक कैश के अलावा बैंक से पैसा लगाएगा तो ऐसे साइड में कॉलम और बढ़ जाएगा। जो पैसा बिजनेस का मालिक लगाता है वो टोटल उसकी कैपिटल बनती है, वो कैपिटल के अंदर मैंने प्लस करके दिखा दिया। एक लास्ट और एग्जांपल लेते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए। अरे तीसरा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बात क्लियर करता हूँ। फॉर्मूला को सिंपल रहने देते हैं, बाकी इसमें चेंजेस और ले लेते हैं। थर्ड, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000, बैंक रुपीज 50,000, स्टॉक रुपीज 40,000 एंड फर्नीचर रुपीज 1 लाख। यानी कि इस बार बिजनेस के अंदर अगर हम देखें ध्यान से लॉजिकल बेसिस पर, तो राम ने बिजनेस के अंदर, ये राम है, ये बिजनेस है, बिजनेस में क्या क्या लगाया राम ने, एक तो कैश लगाया तो कैश बढ़ रहा है, दूसरा बैंक से पैसा लगाया, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तीसरा स्टॉक लगाया, स्टॉक का बैलेंस भी बढ़ रहा है, और चौथा आपके पास क्या हो रहा है, फर्नीचर लगाया, फर्नीचर का बैलेंस भी बढ़ रहा है। सारी की सारी एसेट्स है तो बढ़ेंगे, प्लस की जाएंगी। राम बिजनेस का कौन है, ऑनर है। ऑनर जो भी पैसा लगा रहा है उसको कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल भी बिजनेस में क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी इसको भी क्या करेंगे, प्लस। फॉर्मेट पहले से बना हुआ है, इसी के अंदर चीजों को प्लस माइनस करके दिखा देते हैं। थर्ड, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक, स्टॉक एंड फर्नीचर। तो हमारे पास कैश कितना है बिजनेस के अंदर, 10,000, बैंक कितना है 50,000, स्टॉक कितना लगाया है बिजनेस के ऑनर ने इसमें 40,000, एंड फर्नीचर भी लगाया, तो प्लस फर्नीचर को शॉर्ट में लिख रहा हूँ FUR। कितने का फर्नीचर लगाया, 1 लाख। टोटल मिला के बिजनेस के मालिक ने बिजनेस के अंदर 2 लाख रुपए लगाए, तो कैपिटल में कितने रुपए लेके देंगे, 2 लाख। लायबिलिटीज कितनी रहेगी, 0, क्योंकि कोई उधार लिया नहीं है, सिर्फ ऑनर ने अपनी जेब से पैसे लगाए। ये आपके पास सेकंड ट्रांजैक्शन है अगर आप अकाउंटिंग क्वेश्चन को बनाते हो। क्लियर है, चल सकते हैं आगे। ये है बिजनेस को स्टार्ट करने की कहानी। उसमें नॉर्मली 3 चीजें ही हो सकती हैं, या तो सिर्फ सिंगल कैश लगा सकता है, या कैश और बैंक लगा सकता है, या फिर बहुत सारी चीजें लगा सकता है। जितनी भी चीजें बिजनेस का ऑनर लगाएगा वो सारी की सारी आप एसेट साइड में दिखा दोगे, और जो भी पैसा बिजनेस को ऑनर लगा रहा है बिजनेस के लिए कैपिटल बनेगी, कैपिटल बनेगी तो कैपिटल में उसे दिखाया जाएगा प्लस करके। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेजेस ऑफ गुड्स। बिजनेस का ऑनर बिजनेस में गुड्स को खरीदता है, क्योंकि उसका नॉर्मली माल को खरीदना बेचने का काम होता है, या माल को खरीद के उसे बनाकर बेचने का काम होता है, जैसे भी सेल्स हो। तो ऑनर ने बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदी, तो जब भी गुड्स का नाम आता है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कॉलम यूज करते हैं कौन सा, स्टॉक का। यानी गुड्स बेसिकली हमारे पास एज अ स्टॉक पड़े रहते हैं, इसलिए हम लोग इसका केस में कौन सा कॉलम बनाते हैं, स्टॉक का। स्टॉक हमारे पास एक तरह की क्या होती है, एसेट्स होती है। तो अब देखिए बिजनेस का ऑनर जब भी बिजनेस के अंदर गुड्स खरीदेगा तो आपको एक ऐसा साइड में कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा स्टॉक। अब उसमें देखना पड़ेगा वो स्टॉक बढ़ रहा है या घट रहा है, जैसा भी सेंस होगा। परचेज के टाइम पर गुड्स को नॉर्मली खरीदा जाता है तो वो हमेशा बढ़ता है, और अगर सेल होता है तो सेल के टाइम पर गुड्स आपके कम होते हैं, यानी स्टॉक कम होता है। अभी फिलहाल परचेज की बात करें तो परचेज के पॉइंट से समझते हैं। जब भी गुड्स खरीदे जाते हैं, परचेज किए जाते हैं, तो परचेज 3 तरीके से होता है। आप गुड्स को कैश में खरीदते होंगे, जिसको हम नॉर्मली कैश परचेज बोलते हैं। दूसरा होता है बैंक से परचेज करते हैं,
जिसमें आप बैंक से पैसा देते हो। तीसरा उधार में परचेज करते हैं, क्रेडिट परचेज। तीन तरह से परचेजेस हो सकती है, कैश में हो सकती है, बैंक से हो सकती है या उधार में हो सकती है। अब इनका मतलब समझते हैं। जब आप गुड्स को कैश में खरीदोगे तो सोचकर बताइए आपके पास गुड्स बढ़ेंगे कम होंगे। जब गुड्स खरीदे जाएंगे तो गुड्स हमारे पास आ रहे तो गुड्स बढ़ेंगे, यानी हमारे पास स्टॉक का एक कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब से क्या करना है, स्टॉक को प्लस करना है। दूसरा आपने कैश में खरीदा, कैश आपके पास आएगा जाएगा, तो कैश आपके पास से क्या होगा, जाएगा, तो कैश को क्या करा जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो जब भी गुड्स कैश में खरीदे जाते हैं तो कैश आपके पास क्या होता है, कम होता है, और स्टॉक आपके पास क्या होता है, बढ़ता है। उस हिसाब से आप उसका इफेक्ट करोगे। दूसरा, अगर आप बैंक के थ्रू परचेज करते हैं तो आपके पास यहाँ पर फिर से गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आ रहे तो आपके पास स्टॉक का कॉलम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो उसके लिए क्या करोगे, प्लस करोगे। दूसरा, जब आप बैंक से पेमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं बैंक से जो पेमेंट होती है वो आपके अकाउंट से पैसे कम हो जाते हैं, तो आपका बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बैंक बैलेंस भी आपके पास कम हो जाएगा। नेक्स्ट, उधार में अगर आप परचेज करते हो तो उधार में परचेज करते टाइम पर जो गुड्स हैं यानी स्टॉक, ये आपके पास बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। दूसरा, उधार में खरीदे, क्योंकि आपने उधार में खरीदे क्रेडिट, तो उधार में खरीदे तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने उधार सामान लिया है, वो जो क्रेडिटर्स हैं वो भी आपके पास क्या हो जाएंगे, एक तरीके से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उधारी बढ़ रही है। इंक्रीज होने तो आपको क्रेडिटर्स क्या करने पड़ेंगे, प्लस, क्योंकि क्रेडिटर्स एक तरह की आपके पास क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो इसका इफेक्ट कहां पे दिखाया जाएगा, लायबिलिटीज वाले कॉलम में। बाकी यहां पर देखोगे तो ये आपकी एसेट्स है, ये भी आपकी क्या है, एसेट्स है, यानी एक एसेट्स बढ़ रही है, एक एसेट्स कम हो रही है। ये आपकी एसेट्स है तो एक एसेट्स बढ़ रही है, बैंक भी आपकी क्या है, एसेट्स है, दूसरी एसेट्स कम हो रही है। ये आपकी एसेट्स है, बढ़ रही है, लेकिन लायबिलिटीज के फॉर्म में वो क्या हो रही है, एक तरह से कम हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि आपने उधार में सामान लिया। ये आपके पास होता है बिजनेस में गुड्स को अगर खरीदा जाता था। अब इसका इफेक्ट देख सकते हो, लॉजिकल देखिए यहाँ पे, समझने के पर्पज से अगर आपको बात क्लियर नहीं हो रही। ये बिजनेस है, बिजनेस कहीं ना कहीं से माल खरीदता होगा, जिनसे माल खरीदता है उसको हम लोग सप्लायर बोल सकते हैं, सेलर बोल सकते हैं। तो हमने क्या करा, गुड्स खरीदे, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो रहे हैं, गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं। और गुड्स के लिए मैंने बताया कौन सा कॉलम बनाया जाएगा चैप्टर के अंदर, स्टॉक का। और गुड्स अगर आपने कैश में खरीदे, कैश में खरीदो तो आपके पास से कैश का हो रहा है जा रहा है, तो कैश को क्या करता है, माइनस। या आपने बैंक से पैसा दिया तो बैंक का बैलेंस भी क्या होगा आपका, माइनस क्यू होगा। तीसरा, आपने गुड्स खरीदे तो सही, गुड्स आ रही है, लेकिन आपने पैसा ना तो कैश में दिया ना ही बैंक से दिया, यानी आपने एक तरीके से इससे क्या लिया, उधार लिया, क्रेडिट पर लिया। क्रेडिट पर लिया तो आपकी लायबिलिटीज क्या हो जाएगी, एक तरीके से बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपको लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा प्लस करके, और नाम यूज करोगे इसका क्रेडिटर्स का, क्योंकि गुड्स जिससे हम उधार में खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। ये हमारे पास गुड्स को परचेज करने के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको सारी बातें क्लियर होंगी, और उसमें अकाउंटिंग क्वेश्चन भी डिक्टेट हो जाएंगे, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया था फॉर्मेट के हिसाब से। एग्जाम्पल प्रिपेयर करना अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या क्या ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 1, पहले इस कमेंसमेंट का बिजनेस करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 4 lakh, bank rupees 1 lakh, and furniture rupees 20,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 4 लाख रुपए कैश लगा के, 1 लाख रुपए बैंक से लगा के, और 20,000 रुपए फर्नीचर लगा के। ट्रांजैक्शन नंबर 2, बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमने परचेज की, परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000 इन कैश। सेकेंड,
तो थर्ड परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख ऑन क्रेडिट। फोर्थ परचेज गुड्स worth rupees 20,000 by check। Fifth, purchased goods worth rupees 50,000 in cash, rupees 70,000 by check and rupees 30,000 on credit। हमने गुड्स खरीदे हैं, 4 ट्रांजैक्शन हमने खरीदने के लिए और 1 ट्रांजैक्शन पिछला लिया जो ऑलरेडी डिस्कस किया। इसकी क्या बना के देखते हैं सॉल्यूशन के तौर पे अकाउंटिंग क्वेश्चन। देखिए अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल के नीचे कैपिटल भी लिखा जाएगा क्योंकि वो बढ़ेगी या घटेगी, बाकी लायबिलिटीज और एसेट्स के नाम होते हैं तो उनके नाम पर यूज करना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, किस किस से स्टार्ट किया? कैश। एक कॉलम कैश का बनाया, दूसरा आपने बैंक से तो बैंक का कॉलम बनाया इसमें, तीसरा आपने फर्नीचर तो फर्नीचर का कॉलम बनाया। कैश आपके पास से 4 लाख, बैंक में बैलेंस आया 1 लाख, फर्नीचर में आपके पास आया 20,000। टोटल बिजनेस में लगाए 5,20,000 को कैपिटल पे रहेगी। लायबिलिटीज कितनी है? 0, क्योंकि 2 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन नंबर 2, गुड्स हमने परचेज करें 1.5 लाख की कैश में, तो परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स कैश में खरीदे। गुड्स खरीदने के लिए एक कॉलम एसेट साइड में मिल जाएगा किसके नाम से? स्टॉक। पहले क्वेश्चन में स्टॉक 0 था इसलिए 0 लिखा। अब आपने कैश में स्टॉक खरीदा तो आपका स्टॉक बढ़ा होगा, पहले तो प्लस करेंगे। 1.5 लाख का स्टॉक आपका कैश में बढ़ा, मतलब स्टॉक में बढ़ा, और ये जो स्टॉक बढ़ा कैश आपके पास से कम है, तो कैश से क्या कर देंगे? माइनस। बाकी बैंक में 0, फर्नीचर में 0, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, लायबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि फर्नीचर स्टॉक खरीदा गया तो स्टॉक खरीदने के वजह से स्टॉक बढ़ गया और आपका कैश कम हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या मिल जाएगी? न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। कैश का बैलेंस अब 2.5 लाख रुपए बचा होगा, बैंक अभी भी 1 लाख है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर भी 20,000 का है, स्टॉक आपका 1.5 लाख रुपए का है, कैपिटल 5,20,000 की, लायबिलिटीज चेक कर सकते हो। यहाँ का जो टोटल एसेट साइड पे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के टोटल के इक्वल है। नहीं आ रहा तो कहीं मिस्टेक कर दिया, इसका ध्यान रखना। तीसरे में लिखा फिर से परचेज के गुड्स, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में गुड्स खरीदे, उधार में गुड्स खरीदे तो पहले गुड्स खरीदे तो बिजनेस में गुड्स आए, गुड्स आए तो स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी कैश में कोई चेंज नहीं है, बैंक में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, लेकिन आपको उधार में गुड्स खरीदनी है तो आपकी उधारी बढ़ जाएगी कितने रुपए से? 20,000 से। और उधारी के लिए यहाँ पे कॉलम बनेगा जिससे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। तो हमने एक कॉलम बना दिया इसका क्रेडिटर्स। इसके बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन को टोटल करेंगे और हमारे पास क्या निकल आएगी? न्यू इक्वेशन निकल आएगी। कैश 2.5 लाख रुपए, बैंक 1 लाख रुपए, फर्नीचर 20,000 रुपए, स्टॉक 1,70,000, कैपिटल 5,20,000, क्रेडिटर्स 20,000। ये आपके क्वेश्चन आ गई। आप टोटल चेक करना चाहो तो यहाँ का टोटल हमेशा इक्वल है। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहता है आपसे? परचेज किए गुड्स बाय चेक
इस बार आपने चेक से गुड्स खरीदे, मतलब आपने पैसा बैंक से दिया, तो गुड्स खरीदे गए कितने के? 20,000 के। हमने ये गुड्स 2 लाख के खरीदे थे, 2 लाख रुपए ये आ जाएगा 3,50,000। अब ये 0 माइनस के माने ये अमाउंट है। परचेज की गुड्स बाय चेक, चेक से आपने गुड्स कितने खरीदे? 20,000 के, तो आपका बैंक का बैलेंस 20,000 में से क्या रहेगा? कम होने के लिए माइनस का ब्रैकेट लगेगा, और स्टॉक बढ़ जाएगा 20,000 से, तो स्टॉक में 20,000 प्लस कर देगा। बाकी कैश में कोई चेंज नहीं है, बैंक में चेंज था वो दिखा दिया, फर्नीचर में चेंज नहीं था वो दिखा दिया, और स्टॉक में चेंज था वो दिखा दिया, कैपिटल में चेंज नहीं है, लाइब्रेरीज में चेंज नहीं है, तो उसके लिए 0 दिखा दिया। फिर हमारे पास क्या निकलेगी? न्यू इक्वेशन 2.5 लाख रुपए, 80,000, 20,000, 3,70,000, 5,20,000 एंड 2 लाख। ट्रांजैक्शन नंबर लास्ट है, गुड्स खरीदे गए, परचेज गुड्स। अब गुड्स खरीदने का रहता मीडियम, कैश में भी खरीदा, चेक से भी खरीदा और उधार में भी खरीदा। तो पहले ये चेक करो टोटल माल कितने का खरीदा गया, 50 का कैश में, 70 का चेक से और 30 का उधार में, टोटल मिला के गुड्स खरीदेंगे 1.5 लाख। तो आप स्टॉक में जाइए, वहां पे 1.5 लाख रुपए प्लस कर दो, क्लियर है? क्योंकि स्टॉक बढ़ा। अब आपने कैश में जो पेमेंट की उसकी वजह से आपका कैश कम हुआ होगा, तो कैश में से क्या कर दोगे? 50,000 माइनस। फिर आपने चेक से पेमेंट करी है, तो कहीं ना कहीं चेक का बैलेंस यानी बैंक का बैलेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आपने उधार में खरीदे, तो उधार में खरीदने की वजह से आपके पास उधारी बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स जो बना के आपने उसमें 30,000 रुपये और बढ़ जाएगा। फिर आप इसका टोटल करोगे। अब आगे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो यहाँ पर इसका ग्रैंड टोटल हो जाएगा, और यहाँ पे निकाल देगा इसकी न्यू इक्वेशन। कैश का बैलेंस अब हमारे पास सिर्फ कितने का रहेगा? 2 लाख का। 10,000 का हमारे पास बैंक का बैलेंस रहेगा, फर्नीचर हमारा 20,000 का रहेगा, 5,20,000 का हमारे पास स्टॉक का बैलेंस हो गया, 5,20,000 हमारे पास कैपिटल का बैलेंस है, 2,30,000 हमारे पास क्रेडिटर्स का बैलेंस है। इस तरीके से काउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर की जाती है, जिसमें मैंने आपको एक पिछला ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस वाला डिस्कस किया है, एंड दूसरा जो भी गुड्स परचेज किए जाते हैं उनका ट्रांजैक्शन किया है। क्लियर है?